हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टैंडर्ड 9th चैप्टर नंबर 14 सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सोप क्या होता है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स क्या होते हैं। सॉल्ट के बारे में देखा था जो कि टेबल सॉल्ट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि बेकिंग सोडा होता है, ब्लीचिंग पाउडर जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, और वॉशिंग सोडा जो Na2CO3.H2O हमने वो देखा था, और सम क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स देखे थे। आज हम लोग सोप करेंगे। सोप में नेचुरल सोप होते हैं, रीठा, शिकाकाई, ऐसे सोप्स होते हैं जो कि नेचुरल होते हैं। और बाकी जो सब आर्टिफिशियल सोप होते हैं, मैनमेड सोप होते हैं, वो ऐसे बनते हैं कि जब भी हम लोग ऑयल और एनिमल फैट, जो एनिमल्स के फैट होते हैं, उसको सोडियम और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हम लोग जब भी उसको बॉईल करेंगे, ऑयल, एनिमल फैट, सोडियम, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, जो कि एक फैटी एसिड होता है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड। तो फैटी एसिड होता है, तो हम उसके साथ बॉईल करेंगे ऑयल, एनिमल फैट, सोडियम एंड पोटाशियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और पोटाशियम। इसके साथ जब भी हम उसको बॉईल करेंगे तो फिर सोप्स बनते हैं। आर्टिफिशियल सोप, जो मैनमेड सोप होता है, वो बनते हैं। और जो ये जो एसिड बनता है, ये अगर हमने उसमें एसिड डाला है तो इसका एसिड बनेगा, उसको हम लोग सोप बोलते हैं। तो फिर सोप के 2 टाइप्स होते हैं, एक सॉफ्ट सोप और एक हार्ड सोप। सॉफ्ट सोप में पोटेशियम यूज़ होता है, और पोटेशियम एक सॉफ्ट एलिमेंट होता है। और जो सॉफ्ट सोप होता है वो हम लोग बाथिंग के लिए, नहाने के लिए यूज़ करते हैं। और वो उसमें जो हाई ग्रेड, मतलब उसमें ना बहुत सारे फैट्स, एनिमल फैट्स बहुत यूज़ होता है, ऑयल बहुत सारा यूज़ होता है। और सोडियम में Na यूज़ होता है, जो कि हम लोग कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं। जो हार्ड सोप होता है वो हम लोग कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं, और उसमें बहुत कम फैट्स और ऑयल यूज़ होता है। मैं इधर लिख देती हूँ, हार्ड सोप में लो फैट एंड ऑयल आर यूज्ड, मतलब इसमें कम लो फैट्स और ऑयल यूज होता है। और सॉफ्ट सोप जो कि उसमें यूज होता है हाई फैट्स एंड ऑयल्स, उसमें हाई फैट्स एंड ऑयल्स यूज होता है सॉफ्ट सोप में। और हार्ड सोप में लो फैट्स एंड ऑयल यूज होता है। आप कुछ चीज़ें आप ये अपने नोट्स में भी लिख सकते हो, जिससे मैंने सोचा कि आप हमारा वीडियो देखते देखते नोट्स भी बना सकते हो। और जो सोप कैसे फॉर्म होता है मैं वो भी लिख देती हूँ, ऑयल प्लस एनिमल फैट्स, पहले इतना, फिर मैं इस पर रेस करके फिर से लिखती हूँ नेक्स्ट वाला, और उसके पास एनिमल फैट्स के बाद और प्लस सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोक्साइड्स, इतना पहले लिख लो, फिर नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिसको हम लोग फैटी एसिड्स भी बोलते हैं। फैटी एसिड्स हम लोग इसको ये भी बोलते हैं। तो मैंने आपको सब लिख के बता दिया है, आपको चिट ऑफ इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो हमने देखा कि सोप क्या होते हैं। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है
रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। तो हमको पता है कि हमारे जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें 118 एलिमेंट्स होते हैं, टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं। और उसमें जो हाई एटॉमिक नंबर मतलब कि जो नंबर होता है, मतलब कि जो एलिमेंट्स के पास बहुत ज़्यादा एटॉमिक नंबर, मतलब कि सपोज मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, जैसे 1 इज़ फॉर हाइड्रोजन, फिर 2 हीलियम, ऐसे करके जो भी होता है, तो फिर उसको हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एटॉमिक मास अलग होता है और इसको हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जैसे कि फिर 3 लिथियम, ये सब जो 1 2 3 4 ये सब जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर होते हैं। जैसे कि 7 पे आता है नाइट्रोजन, फिर उनका सिंबल अलग होता है। और जो उनका एटॉमिक मास, मतलब वो जो एलिमेंट है उसका क्या मास है, जैसे हीलियम का 4 होता है पर उसका नंबर क्या होता है 2, लिथियम का 7 होता है पर उसका नंबर होता है 3। ऐसे 118 इतने एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में। तो उसमें से जो बहुत ही ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले, सपोज 92 90 88 ऐसे सब जो नंबर्स वाले होते हैं, हम लोग उनको हाई एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जो 92 जो यूरेनियम में होता है उसका जो नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो होता है 92 ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम का 92 होता है, थोरियम का 90 होता है और रेडियम का 88 होता है। और उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है ताकि वो अपनी जो लाइट है, इनविजिबल लाइट होती है उनकी, वो रेडिएशन, उसमें से इनविजिबल रेडिएशन निकालते हैं जो कि वो रेस कोई भी चीज़ के अंदर से घुस के बाहर निकल आती है। जैसे कि सपोज सपोज मेरे हाथ में एक मेटल है और उसमें से मैंने एक यूरेनियम की सपोज लाइट पास करवाई और वो इजीली उसको पेनिट्रेट, जो मीनिंग था उसका था पेनिट्रेट का, उसमें से आसानी से बाहर निकल आई। हाई पेनिट्रेटिंग मतलब बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाने वाले को हम लोग बोलते हैं कि वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है। सपोज जैसे कि मेरे हाथ में मेटल है और मैंने उसमें से यूरेनियम की लाइट पास करवाई और वो आसानी से उसमें से घुस के बाहर भी निकल गई, तो फिर हम उसको बोलेंगे कि वो एक, मतलब वो उस सब्सटेंस को पेनिट्रेट करके निकल गई। अभी हम देखेंगे रेडिएशन एमिटिंग एनर्जी फ्रॉम अ सोर्स। एमिटिंग मतलब बाहर भेजना या तो बाहर निकालना। हम लोग ये डायग्राम देखेंगे और इसमें ये जो प्रॉपर्टी होती है एमिटिंग की वो हमको दिखती नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और वो अभी मैंने आपको पेनिट्रेटिंग का मतलब बताया, तो फिर मैं वो वर्ड को भी पेनिट्रेटिंग बोलूँगी। तो जैसे कि वो पेनिट्रेट कर जाती है, कोई भी सब्सटेंस के इधर से वो पेनिट्रेट कर जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। और अगर कोई सब्सटेंस के पास रेडियो एक्टिविटी होती है तो हम उसको बोलते हैं कि वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। अगर उसके पास रेडियो एक्टिविटी है तो वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो गया ना, रेडियो एक्टिविटी होने के बाद वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो गया। और जो रेडिएशन होता है तो उसमें 3 पार्ट में वो डिवाइड होता है। रेडिएशन जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से निकलता है, जो रेडिएशन जो कि पेनिट्रेटिंग रेडिएशन होता है, वो 3 फॉर्म में डिवाइड होता है। एक अल्फ़ा, बीटा और गैमा। अल्फ़ा, बीटा, गैमा ये सब ग्रीक के लेटर्स है। अल्फ़ा, बीटा और गैमा, ये सब आपको इधर दिए हुए हैं। अल्फ़ा, बीटा, गैमा रेस। और अल्फ़ा, बीटा, गैमा को हम लोग लिखते हैं अल्फ़ा के लिए जो हम लोग ये साइन यूज़ करते हैं, बीटा के लिए हम लोग ये साइन यूज़ करते हैं बी, और नीचे एक छोटी सी पूंछ निकाल देते हैं, लाइन निकाल देते हैं। और गैमा के लिए हम लोग आर यूज़ करते हैं। आर उनके ग्रीक लेटर होता है, ये अल्फ़ा, बीटा, गैमा।
तो रुदरफोर्ड ने अल्फा और बीटा किया था। जो रुदरफोर्ड थे उन्होंने 1889 में अल्फा बीटा को डिस्कवर किया था। जो जो रेडिएशन रेडियम के उसमें से निकल रही थी वो दो टाइप की थी, एक अल्फा और एक बीटा। और रेडियम का हाई एटॉमिक नंबर होता है, इसलिए वो पेनिट्रेट कर पा रही थी, तो वो रेडियो एक्टिविटी कर पा रही थी, तो हम उसको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। हमने आगे पढ़ा था रेडियम यूरेनियम और थोरियम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। और जो विलर्ड उसने गैमा रेडिएशंस को डिस्कवर किया था। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे हुआ था। ये एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। इधर जो दो प्लेट्स रखी है उनमें वो चार्ज है, तो फिर एक पॉजिटिवली है एक नेगेटिवली, और इधर से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस निकाला है, तो फिर ये इसमें से निकल गया और फिर वो इधर आके 3 इसमें निकल गया, क्योंकि जो गैमा रेज होती है वो होती है वो न्यूट्रल होती है, मतलब कि उसमें कोई चार्ज नहीं होता गैमा रेस में, क्योंकि गैमा रेस न्यूट्रल रेज होती है, मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं होता, वो अनचार्ज होती है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता, तो हम उसको चार्ज नहीं बोलेंगे। इसलिए जो गैमा रेज होती है वो सीधी निकल जाती है, एकदम स्ट्रेट निकल जाती है। और जो बीटा रेज होती है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होती है, इसलिए वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ से होकर निकली। यहाँ पे बताया कि जो येलो वाली है वो बीटा रेज है, जो रेड वाली है वो गैमा रेज है, और जो ग्रीन वाली है वो अल्फा रेज है। तो अल्फा के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, अल्फा इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, बीटा इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड गैमा इज न्यूट्रल। तो फिर इधर हमने प्लेट्स रखी थी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्योंकि बीटा होती है नेगेटिव तो वो पॉजिटिव की तरफ से होकर निकल गई, और क्योंकि अल्फा होती है पॉजिटिव तो फिर वो नेगेटिव की तरफ निकल गई, क्योंकि अट्रैक्शन उसमें होता है पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाता है और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ। अभी इधर एक टेबल दिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स दी है अल्फा बीटा गैमा रेस की, हम लोग वो पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी मतलब फर्स्ट उनका नेचर कैसा होता है। अल्फा रेस का नेचर होता है कि अल्फा में हीलियम प्लस पॉजिटिव, मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, उसमें पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, और बीटा रेस में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि वो ई माइनस होते हैं। ई माइनस मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, और वो गैमा रेस न्यूट्रल होता है, तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मास उनका होता है अल्फा रेस का 4.0028 डाल्टन। यू मीन्स डाल्टन। और जो बीटा रेस होता है उनका 548 डाल्टन होता है। डेसिमल पॉइंट के बाद के नंबर हम ऐसे ही पढ़ते हैं। और उसका गैमा रेस का कोई मास नहीं होता, उसमें कोई मास नहीं होता। अल्फा रेस पॉजिटिवली चार्ज +2 पॉजिटिवली चार्ज होती है, बीटा रेस -1 और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है वो। और उसकी वेलोसिटी जो अल्फा रेस है उसकी वेलोसिटी 1/5 to 1/20 टाइम्स ज़्यादा होती है लाइट से, उतनी लाइट ऐसे होती है। और जो बीटा रेस होती है 1/5 to 9/10 टाइम्स वेलोसिटी होती है उसकी लाइट से, और सेम एज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब उतनी सेम होती है वेलोसिटी उसकी लाइट से सेम होती है। और जो हमने देखा था प्रॉपर्टी है अभी, डिविएशन इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड, मतलब कि वो किस तरफ जाएगी। तो हमने देखा था ऊपर कि जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव की तरफ जाएगी, तो वो लिखा है अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज प्लेट, और जो पॉजिटिव वाली है वो नेगेटिव प्लेट के पास जाएगी, और वो किधर भी नहीं, वो स्ट्रेट निकल जाएगी। जो गैमा रेस है वो बीटा रेस पॉजिटिव है, बीटा रेस नेगेटिव है, तो फिर वो पॉजिटिव के पास जाएगी, और जो अल्फा रेस है वो पॉजिटिव है तो फिर वो नेगेटिव की तरफ जाएगी।
और पेनिट्रेटिंग पावर मतलब कि वो कितना उसमें से अंदर जाके कितना बाहर निकल आ सकती है। तो फिर वो 0.02 mm की थिकनेस में से बाहर आ सकती है। एल्यूमिनियम शीट की 0.02 mm थिकनेस में से बाहर आ सकती है। और जो बीटा रेज है वो एल्यूमिनियम शीट की थिकनेस 2 mm जो कि 1000 गुना ज़्यादा है अल्फा पार्टिकल से, तो उतने 2 mm से बाहर निकल के आ सकती है। और जो गैमा रेज है वो 15 सेंटीमीटर थिक लीड स्क्रीन के बाहर, जो कि 10,000 गुना ज़्यादा है अल्फा पार्टिकल से। मतलब ये फर्स्ट है, फिर इससे ज़्यादा ये, और इन दोनों से भी ज़्यादा ये, तो फिर ये 1000 गुना ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकती है लीड की स्क्रीन, जो कि होती है 15 mm थिक स्क्रीन को। वो आगे बाहर उसमें से अंदर घुस के बाहर निकल सकती है। और उसके जो अल्फा रेज होती है उसकी आयोनाइजेशन पावर बहुत ही हाई होती है, बीटा रेज की लो होती है और गैमा रेज की बहुत ही लो होती है। और पावर टू प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस सेम वेरी हाई, अल्फा वेरी लो, बीटा गैमा रेज लो, वेरी हाई, वेरी लो और लो। अभी हम देखेंगे यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, मतलब क्या यूज़ होता है इनका। तो फिर ये यूज़ होते हैं बहुत सारे फील्ड में, जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, मेडिसिन में। एक गलतफहमी होती है कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं वो सिर्फ एटम बम बनाने में काम आते हैं। इस फील्ड का इट इज़ अ मिसकंसेप्शन, मतलब गलतफहमी होती है कि ये सिर्फ एटम बम बनाने के ही काम में आता है और कुछ काम में ही नहीं आते, पर ये इतने सारे काम में आते हैं। साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए भी काम में आते हैं, इंडस्ट्री, मेडिसिन वगैरह सब में काम में आते हैं। अभी हम देखेंगे इंडस्ट्रियल फील्ड। अभी हम देखेंगे कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहाँ पे यूज़ होती है। फर्स्ट है इंडस्ट्रियल फील्ड, उसमें जो रेडियोग्राफी है उसमें वो यूज़ होती है। अगर कोई क्रैक तो नहीं है कोई आयरन के आर्टिकल्स में, वो देखने के लिए गैमा रे की मदद लेते हैं। इंटरनल क्रैक तो नहीं है कोई, और क्या मतलब है मेजरमेंट ऑफ थिकनेस, डेंसिटी एंड लेवल, मतलब कितना थिक है, उसका डेंसिटी कितना है, लेवल कितना है, वो देखने में भी काम आता है। ये नेसेसरी है ताकि हम लोग देख सकें, मेंटेन कर सकें कि हमको कितनी थिकनेस चाहिए मैन्युफैक्चर करते टाइम। एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, आयरन शीट से हमको कितना थिकनेस चाहिए। और ल्यूमिनेसेंट पेंट एंड रेडियोल्यूमिनेसिन, तो फिर ये काम आता है कि ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जैसे कि रेडियम, प्रोमेथियम, ट्रिटियम, ये जो होते हैं ये फॉस्फर की मदद से ऑब्जेक्ट्स बनते हैं जो कि हम लोगों को रात में भी, डार्क में भी दिख सके। जैसे कि कुछ ग्लोइंग सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि जैसे कि सपोज आपके घर पे घड़ी है, उसके जो हाथ है वो हमको ग्लोइंग दिखेंगे क्योंकि उसमें ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। और जैसे कि सिरामिक आर्टिकल्स में भी यूज होता है उसमें, ताकि ब्राइट कलर्स डाल सके ताकि वो रात को भी हमको दिख सके। और सिरामिक टाइल्स बनाने में यूज़ होता है, यूटेंसिल्स, प्लेट्स और भी बहुत सारी चीज़ें। और ये कलर हमको यूरेनियम ऑक्साइड से, जो कि पहले यूज़ हुआ करता था, उससे मिलता है। और एग्रीकल्चर में देखेंगे हम कैसे यूज़ होता है कि रेडिएशन से जो जीन्स होते हैं और क्रोमोसोम्स होते हैं जो सीड के, उसकी प्रॉपर्टीज बदल देते हैं इससे। जैसे कि फास्ट ग्रोथ, बहुत जल्दी ग्रो हो जाए, और उसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो हमको उसका जो सपोज एक बनाना सपोज पोटैटो का प्लांट है, उसमें हमने रेडियो एक्टिव वो डाले और उससे हमको बहुत सारे पोटैटोस मिले, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पोटैटोस मिले। जैसे सपोज हमको पहले 2 मिलने वाले थे, 3 मिलने वाले थे, अगर हमने उसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के रेस डाल दिए
तो हमको 10 मिलेंगे, 20 मिलेंगे, ऐसे अमाउंट ज़्यादा करने के लिए उसको मॉडिफाई करते हैं। और जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं कोबाल्ट 16, वो फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज़ होते हैं। और जो ओनियंस पोटैटोज होते हैं वो गैमा रेज से उसको इरियाडिट उसमें उसको डालते हैं कोबाल्ट 60, ताकि उसमें स्प्राउटिंग ना हो सके। मतलब अगर सपोज कि हम लोग देखते हैं कि अगर सपोज अगर किसी में स्प्राउटिंग हो गई तो फिर किसी की गैमा रेस को कैसे डालते। सपोज लीड रखी, कितना था इसमें 15 mm को पेनिट्रेट करके जा सकते हैं, पर बीटा और अल्फा रेस नहीं जा सकते। तो 15 सेंटीमीटर नहीं तो 14 सेंटीमीटर की थिक लीड रखी, जो लीड स्क्रीन है वो रखी। और फिर उसमें से ये सारा जो था, जो हमने आगे देखा था, ये वाला मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये वाला। तो इसमें से क्या होगा, सिर्फ गामा रेस बाहर निकल जाएगी और प्लांट पे हो जाएगी। तो फिर इससे हमको क्या होगा कि जो स्प्राउटिंग है, जो वो सीड का जो स्प्राउटिंग कैसे रोकते हैं, अगर स्प्राउटिंग होने लगेगी तो फिर जो स्प्राउटिंग कैसे होगी, अंदर का जो फ्रूट है, मेन जो फ्रूट है, जो कि अगर उसमें स्प्राउटिंग हुई मतलब क्या हो रहा है, वो फ्रूट ही बीज है, वो बीज में से सारे न्यूट्रिएंट्स वो स्प्राउटिंग होने में हो जाएंगे। जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स मेथड में ऐसे ही होता है कि अगर नीचे पानी है और उसमें ऊपर सपोज एक फ्रूट सपोज गार्लिक रखा है, तो फिर क्या होगा, ऊपर से वो सब उसमें ग्रोथ होने में वो सीड का जो भी न्यूट्रिशन है वो यूज़ हो जाएगा। इसलिए वो उसमें ताकि स्प्राउटिंग रुक सके, इसलिए गैमा रेस की हम लोग यूज़ करते हैं। और मेडिकल साइंस में वो यूज़ होता है ब्लड कैंसर के लिए, फिर पॉलीसीथीमिया के लिए, जो ब्लड सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं उसके लिए, बोन कैंसर के लिए, और हाइपोथायरॉयडिज्म उसके लिए भी यूज़ होता है, जो कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है और उसके सिम्टम्स होते हैं कि इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आती है, वेट हम लोग पतले हो जाते हैं। और वो ट्यूमर डिटेक्शन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। जो डिटेक्शन होता है वो आर्सेनिक 74 से होता है। हमने ये जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सम केमिकल सब्सटेंसेस इन डे टू डे लाइफ। हमारे डे टू डे लाइफ में क्या केमिकल सब्सटेंसेस है। थैंक यू।